वेलकम टू जारप चोन में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। पीवाईक्यू की सीरीज है, ये क्लास नंबर 8 है। आज की वीडियो में 23 अगस्त 2024 शिफ्ट 2 के पेपर को हम सभी कम्प्लीटली सॉल्व आउट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट किया जाए। देखा जाए 23 अगस्त 2024 शिफ्ट 2 में हमसे किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे, उन सवालों के सॉल्व करने की हमारी क्या राइट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो पहले से लेके 5वीं तक जो सवाल है हमारे पास, वो डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल हैं। इसमें हमारे सामने एक टेबल दिया गया है। इस टेबल में ए से लेके ई तक ये 5 अलग अलग शहरों के नाम दिए गए हैं और इस टेबल में कुछ एक आयु समूहों का जिक्र किया गया है। वो एज ग्रुप ये है, देख रहे हैं, 0 से 13 के एज ग्रुप के बीच में 18%, 13 से 19 के बीच में, 19 से 35 के बीच में, 35 से 60 और 60 वर्ष के ऊपर। मतलब ये 5 एज ग्रुप भी तैयार किए गए हैं और जो एज ग्रुप में डाटा दिया गया है वो परसेंटेज में दिया गया है। आपसे कहा गया है कि टेबल को पढ़िए और प्रश्नों के टेबल को पढ़िए, उसमें दी गई जानकारी के आधार पर सभी प्रश्नों के हमको उत्तर देने हैं। तो टेबल तो समझ गए होंगे आप लोग। ये देखिए 5 शहर के नाम है, 5 शहरों में अलग अलग एज ग्रुप के रहने वाले लोग हैं। अब ये डाटा है, अब सवाल को पढ़ना है। प्रश्न में जो आपको डाटा दिया गया है, इसमें जो डाटा दिया है, दोनों को मिला के सवालों को सॉल्व करना है। तो चलिए पहले सवाल से इसकी शुरुआत करते हैं। कहा गया कि यदि शहर बी और शहर ई की कुल जनसंख्या 96,000 और 1,30,000 है, तो शहर ई में आयु वर्ग 0 से 13 वर्ष इसकी बात हो रही है, ठीक है। 0 से 13 वर्ष की जनसंख्या समान आयु वर्ग की शहर बी की जनसंख्या से लगभग कितना परसेंट अधिक है। अर्थात बी की जो जनसंख्या है, ई की जनसंख्या बी की जनसंख्या से कितना परसेंट अधिक है, यही सवाल पूछा गया है। तो चलिए पहले हम बी की जनसंख्या निकाल लेते हैं। तो बी की कुल जनसंख्या बताई गई है कितने, 96,000 बतलाई गई है। अर्थात जो बी की अगर आप देखेंगे तो बी का जो 100% है, बी का जो 100% है वो कितना है, 96,000 है, ठीक है। तो हमें कितना निकालना है, बी में अगर चलेंगे तो 16 इसका मान है। 0 से लेके 13 वाले एज ग्रुप में जो बी की संख्या है कितनी है, 16% है। अगर बी की कुल जनसंख्या 96,000 है तो 16 का मान आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डबल जीरो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 16 छक्के 96 होता है, 16 नौइया क्या होता है, 144 होता है। 144 में 9 जुड़ेगा तो 153 हो जाएगा और यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेंगे, ये वाला जीरो। तो बी की जो 0 से 13 वर्ष के एज ग्रुप के बीच में जो संख्या है वो 15,360 है। अब हम ई की तरफ रुख करते हैं। ई में देखेंगे तो ई का जो 100% का मान है वो कितना है, 1,30,000 है। और अब जरा आप देखेंगे क्या है, ई है, ई का जो 0 से लेके 13 एज ग्रुप के बीच में संख्या है वो 18% है। तो अब देखेंगे 100% का मान अगर इतना है तो 18 का मान कितना होगा, तो डबल जीरो से डबल जीरो चला जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 तिरिका 54 होता है और 18 के 18 5 23 होता है। अब डबल जीरो यहाँ था तो डबल जीरो यहाँ ले लिए, तो दोनों की संख्या हमको पता चल गई। भाई ई वाले में 23,400 है 0 से लेके 13 वर्ष के बीच में, और बी वाले में 15,360 लोग हैं। अब दोनों का अगर आप अंतर निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, 23,400 में से अगर हम 15,360 निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जीरो आएगा, 10 में 6 गए 4 आएगा, 15,360 ही है ना। हाँ 15,360 ही है। तो 0 से 0, 10 में 6 गए 4, यहाँ से 9 में 3 गए कितना आ जाएगा, और सॉरी 3 में 3 के 0 आ जाएगा, 13 में 5 गए 8 आ जाएगा। तो अंतर कितने का है, 8,040 का है। परसेंटेज हमसे पूछा गया है कि कितना अधिक है, तो 8,040 गुणे 100 हो जाएगा। किससे पूछा गया है, बी वाले से कंपेयर किया गया है, तो नीचे आ जाएगा 15,360। अब इसी को हल कर लीजिए, जवाब मिल जाएगा। 0 से 0 चला जाएगा। अब देखो 4 से ले चलो, 4 तिहाई 12 होता है, 3 बचेगा, 4 अठे 32 होता है, 4 चौका 16 होता है, 4 दूना 8 होता है, 0 जाएगा, 4 एक के 4 हो जाएगा। अब देखो चला जाएगा, 2 से 4 से तो नहीं जाएगा, 3 से ट्राई करो, 3 एक के 3 होता है, 3 दूना 6 होता है, 3 अठे 24 चल जा रहा है, और 3 छक 18 होता है, और 3 सते 21 होता है। यहाँ पे 67 बन गया, ये पूरा कट गया, ठीक है। अब देखो 4 से तो जाएगा नहीं, अब इसको 4 से कैंसिल आउट कर दो। 4 तिहाई 12 होता है और 4 दूना 8 होता है, तो 4 25 में 100 होता है। 67 में 25 का गुणा कर दो। 67 में 25 का गुणा करने जाओगे, देखो 25 सत्ते 175 होता है, 25 सत्ते 175 होता है, 17 हासिल बढ़ेगा, और 25 छक्का 150 होता है, 150 में 17 जुड़ेगा तो 167 हो जाएगा। तो 167 यहाँ पे आ जाएगा, तो 1675 नीचे आ गया क्या, 32। अब आपको भाग करके देखना होगा जरा, 1675 में किसका भाग दो, तो 1675 में 32 का भाग दो जरा। 32 पंचे कितना होगा, 5 दूना 10 होगा, 5 तिहाई 15, 1 16,
ठीक है। 32 पंचे 160 होगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 7 और नीचे गया 75, 32 दूना होता है 64। देखो इतना ही करने से कोई और विकल्प तो है नहीं, 52 आ रहा है तो 52.34 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको लास्ट तक जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से थोड़ा सा अप्रोच लगाएंगे तो आराम से सवालों को आप अंडरटेक कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए सेकंड की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर है 52.34। सेकंड है, सेकंड का जो सवाल है, यदि शहर ए और शहर बी की आयु वर्ग 1935, मतलब जो शहर ए है और शहर बी आयु वर्ग कौन सा है 1935, 1935 यहाँ पे है, कह रहा है वर्ष की जनसंख्या क्रमशः 17,280 और 21,220 है, तो ए की कुल जनसंख्या का शहर बी की तुलना में क्या अनुपात आपसे है पूछा गया। चलो बहुत अच्छा है। अब देखो शहर ए को देखो, शहर ए में 1935 एज ग्रुप के बीच में कितने लोग हैं 24% है, अर्थात ये 24 का मान कितना दिया है 17,280 दिया है। 24 का मान कितना दिया है 17,280 दिया है। अब 17,280 दिया है तो 100% जरा निकाल लो तो आपको मिल जाएगा कि ए की कुल जनसंख्या कितनी है। जरा इसको 4 से अगर कैंसिल आउट कर सको तो कर लो, 4 छंग 24 होगा, 4 चौका 16 होगा, एक बचेगा, 4 तिहाई 12 होगा, 4 दूना 8 होगा और ये 0 हो जाएगा। 6 से जरा देख लो तो जाएगा, 6 सत्ते 42, हाँ चला तो जाएगा, 6 सत्ते 42 होगा और 6 दूना 12 होगा, ये 720 हो गया। ठीक है, अब 720 का 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ करना ही नहीं है, 720 लिखा मैंने, 2 जीरो और बढ़ा लिया, तो ये हो गई क्या, ये ए की जनसंख्या है टोटल वाली। अब हम बी वाले पे चलते हैं, तो बी की जो कुल संख्या है कितनी 21,120 है, कितना परसेंट का मान है ये 22% का मान है, अर्थात 22% का मान कितना है 21,120 है, तो 100% निकालने में कोई खास दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब जरा देखो भाई, अब काटो इसको, 22 से कट जाएगा, 211 है तो 22 दहमा 220 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 22 नौ है, जरा देखो कितना होगा, 9 दूना 18 होगा और 9 दूना 18 एक 19, मतलब 198 होगा। ठीक है, 22 नौया 198, 198 और इधर 11 बच रहा है, उधर 2 बच रहा है, 11 2 13 हो जाएगा, 13 का मतलब 132 बन जाएगा। तो अब देखो 22 छक्का क्या होगा, 22 छक्का 6 दूना 12, 6 दूना 12 एक तरह। ठीक है, तो 22 छक्का 132 हो जाएगा और 0 यहाँ पे बचा है, 0 यहाँ पे लग जाएगा। अब ये बना क्या, 960 हो गया ये। अब 100 का इसमें गुणा कर लो तो कुछ करना है नहीं, 96 डबल, एक जीरो पहले से है, 2 जीरो और बढ़ा लो। तो कहने का मतलब ये है कि ये है किसका डाटा, बी का डाटा है। हमसे पूछा गया है शहर ए की कुल जनसंख्या का शहर बी की तुलना में क्या अनुपात होगा। तो देखो 72,000 ले लो और नीचे कितना है 96,000 है, यही इसका रेशियो। 3 जीरो से 3 जीरो तो खत्म हो गया। अब देखो 12 किससे जाएगा, 6 से काटो, 6 92 होता है और 6 इक्के 6 होगा और 6 36, अच्छा और 16 4 चौक 16 होता है, 4 3 12, तो 3:4 इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप सोचेंगे, देखिए पूरा का पूरा खेला परसेंटेज को कंपेयर करने को लेकर ही है, कंपेयर करने में सफल हो रहे हो तो आराम से सवालों को कर जाओगे। तो चलो तीसरे की तरफ चलते हैं, 3:4 इसका राइट आंसर है। तो कह रहा है कि यदि शहर में आयु वर्ग, भाई गलत हो रहा है कुछ, कौन से शहर की बात हुई है, यदि शहर में आयु वर्ग 19-35 वर्ष के व्यक्तियों की संख्या 31,360 है। एक मिनट मैं देखूं जरा, तो कुछ गड़बड़ी हुई है सवाल में, एक मिनट लाइन पे रहिएगा। तीसरा वाला सवाल है, यदि शहर ए में आयु वर्ग 1935 वर्ष के व्यक्तियों की संख्या 31,360 है, तो वहां पर कितने व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं। ठीक है, शहर ए है, ठीक है, इसको बना लीजिएगा, शहर ए है। तो कह रहा है ये शहर ए में आयु वर्ग 1935 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ए है तो 24% आपने देखा। ही शहर ए में आयु वर्ग 1935 वर्ष के व्यक्तियों की संख्या वो बतलाया है 31,680 है। कहने का मतलब ये है 24% का मान इसने दे रखा है, 24% का मान इसने दिया है, 31,680 है। तो कह रहा है कि वहां पर कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कि 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं। 60 वर्ष से अधिक वाले कितने हैं, 16% है। अगर 24 का मान ये हो सकता है तो 16 का मान आपको निकालना है। तो 16 का मान क्या हो जाएगा, जरा इसको आप कैंसिल आउट करके देखो, 4 से ले जाओ, 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 नवाई 36 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो 6 से अगर जाए तो चला जाए, 6 इक्के 6 होगा और 1 बचेगा, 6 3 18, हाँ चला जाएगा, 6 इक्के 6, 6 का 1 टाइम, 6 का 3 टाइम
6 का 2 टाइम और 0, ठीक है, 13 20 आ गया, ठीक है। अब 13 20 का आपको इसमें गुणा करना है, किसमें, 1320 गुणे 16 करना है, 1320 गुणे 16 करना है। अगर 1320 गुणे 16 कर रहे हो तो कितना बनेगा, देखो 16 का जीरो आ जाएगा, और 16 दूना 32 आ जाएगा, 16 तीन 48, 3 51 आ जाएगा, 16 1 के 16 आ जाएगा, 16 5 21 आ जाएगा, 21 120 आ जाएगा, 21 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस छोटे छोटे कंपेरिजन है, आप इसको करो और ले जाओ 2 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि शहर ई में 0 से 13 वर्ष के आयु वर्ग की जनसंख्या 16,200 है, कह रहा है शहर ई में, शहर ई कहाँ पे है, यहाँ पे है, 0 से 13 वर्ष के बीच में कह रहा है कि जो आयु वर्ग की जनसंख्या है वो 16,200 है, अर्थात 18% का मान 16,200 है। ध्यान से सुनना, तो शहर ई में 0 से 13 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या, शहर ई में 13 से 19 वर्ष, शहर ई में 13 से 19 वर्ष के आयु वर्ग की जनसंख्या का परसेंटेज क्या है, जनसंख्या का आयु वर्ग की जनसंख्या का परसेंट क्या है। तो चलो देखते हैं, ये 16,200 हो कितना है, 18% है। तो शहर ई में जो 0 से 13 वर्ष के बीच की जनसंख्या जरा देखो, 200 है। तो शहर ई 0 से 13 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या, शहर ई में 13 से 19 वर्ष, जरा देखो शहर ई में 13 से 19 वर्ष कितना है, 15% है। तो ठीक है, अगर 18% का मान 16,200 है तो 15% का मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 18 नौइया क्या होता है, 162 ही तो होता है, तो यहाँ पे डबल जीरो आ गया, ठीक है। अब 900 का गुणा किस में कर दो, 15 में कर दो, तो 15 नौइया 135 होता है ना, तो 13,500 ये बन जाएगा, 13,500। अब देखना है, आपको देखना है कि क्या कह रहा है ये, 13-19 वर्ष के आयु वर्ग की जनसंख्या का परसेंटेज क्या है। तो अब देखो यहाँ पे बन गया भाई, जो 18% का मान था 16,200 था, जो 15% का मान हो गया वो 13,500 हो गया। अब इसका परसेंटेज देखना है कि कितना परसेंटेज है, तो 16,200 गुणे 100 नीचे क्या आ जाएगा, 13,500। जरा इसको कैंसिल आउट करो, तो देखो 15 9 से काटो तो 9 15 में होगा और 9 18 में होगा, ठीक है। तो और देखो जरा कट जाए तो 5 से 3 पचे 15 होगा और 3 छक्का 18 होगा, 5 का 20 टाइम और 20 छक्का 120, अर्थात 120% होगा। कितना, 120% होगा, जो आपके 0 से 13 वर्ष ई वाले शहर की ही, जो आपके 0 से 13 वर्ष के बच्चे हैं ई वाले शहर के ही, वो कंपैरेटिवली जो 13 से 19 वर्ष के बच्चे हैं उनकी अपेक्षा वो 120% अधिक हैं, ठीक है। तो बस आपको यही सोचना है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो इसका 120% राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज है, अब प्रश्न में भी तो लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ऑन है, लास्ट क्वेश्चन है, ये 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में शहर सी और शहर डी की जनसंख्या, 60 वर्ष से अधिक, जरा देखो शहर सी और डी, शहर सी और डी कहाँ है, शहर सी तो यहाँ पे है और शहर डी यहाँ पे है। यदि 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में शहर सी और डी की जनसंख्या प्रत्येक में 24,000 है, मतलब सी का मान 15% का कितना है, 24,000 है, और डी का भी मान 24,000 है। तो शहर सी और डी की कुल जनसंख्या का योग क्या है। अच्छा भाई देखो, 15 का मान अगर 24,000 है तो 100 का मान निकाल लो, 15% का मान 24,000 है तो 100 का मान निकालो, जरा कैंसिल आउट करो। अब ये जाएगा कितना, 15 छक्का 150, नहीं पहले इसको 5 से ही कर दें क्या, चलो 5 से ही कर देते हैं, 5 तिहाई 15 हो गया, और ये हो जाएगा 5 चौका 20 ना, और 5 अठे 40, तो 2 जीरो बचा रहेगा। अब जरा देखो 3 का 16 टाइम जाएगा, 16 3 1 के 3 होगा, 3 6 18 होगा, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे संख्या जो बन गई 1600 तो आएगा ही, और डबल जीरो और आ जाएगा, तो ये बन गई किसकी जनसंख्या, सी वाली की कुल जनसंख्या है। अब डी पे आ जाओ, जरा डी की कुल जनसंख्या देखोगे तो कितना है, डी का 20% का मान कितना है, 24,000 है, 20% का मान है 24,000 है, तो 100% का जरा मान निकालो, तो 20 सत्ते 20 एक्के 20 होता है, और 20 एक्के 20, 20 दूना 40, तो यहाँ पे 1200 आ गया। अब ये मल्टीप्लाई कर लो जरा, 1200 और डबल जीरो और बढ़ गया, 1,20,000 हो गया। 1,20,000
और प्लस 1,60,000, 1,00,000 और 1,00,000 हो गया 2,00,000 और 60,000 और 20,000, मतलब कि 2.8 लाख हो गया। कितना हो गया? 2.8 लाख। तो 2.8 लाख इसका राइट आंसर है, अर्थात सेकंड वाला विकल्प इसका राइट आंसर है। तो पूरे की पूरी जो डीआई थी बेसिक परसेंटेज पे आधारित थी। अगर आप कंपैरिजन करना सीख गए हैं इसके पहले या आज की वीडियो में ही सीख गए हैं, तो आराम से आगामी ऐसे सवाल अगर मिलते हैं, वैसे डीआई के सवालों में परसेंटेज से आपको कंपेयर करना ही पड़ेगा। बगैर परसेंटेज के तो शायद कोई डीआई ही नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए, ये इसका जो राइट आंसर है 2.8 लाख है। उम्मीद करता हूं पांचों सवाल आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड था, लेकिन एनटीए ने इसको मूल्यांकन में काउंट नहीं किया, एरर्स है क्वेश्चंस में, तो इसको ड्रॉप आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अब देखिए, ये जैक्सन की लर्निंग स्टाइल से संबंधित सवाल आपसे पूछा गया है। इधर अब एक तरफ है जैक्सन की लर्निंग स्टाइल और नेक्स्ट में है फीचर से आपको मैच कराने हैं कि भाई ये 4 प्रकार की इन्होंने लर्निंग स्टाइल्स बतलाई थी कि 4 प्रकार के सीखने वाले होते हैं। तो जो देखिए पहला है, पहले तो ये 4 प्रकार बताए थे, पहले इन चारों को तो मैच करा लेते हैं। देखिए, सीकर्स हाई सेंसेशन, मतलब ये है कि ये जो सीकर्स हाई सेंसेशन टाइप के लोग होते हैं, ये नए चैलेंजेस को करना ज्यादा पसंद करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो अगर ए को देखेंगे तो ए वाले जाएंगे न्यू चैलेंजिंग एक्टिविटीज के पास, अर्थात ये तीसरा वाला हो जाएगा। ठीक है, और टारगेटेड अचीवर, ये जो मतलब कि लक्ष्य को फोकस करते हैं। ठीक है, लक्ष्य को फोकस करते हैं और ऐसा लक्ष्य बनाते हैं जो कि कठिन होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं। ठीक है, तो जो टारगेट अचीवर वाले होते हैं वो क्या करते हैं? वन हु सेट्स लर्निंग गोल्स दैट आर द यूजुअली डिफिकल्ट और स्पेसिफिक एंड इज द कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग दोज गोल्स, मतलब ये गोल को अचीव करने में क्या होते हैं? कॉन्फिडेंट होते हैं। गोल भले कठिन है लेकिन ये पहले से उस गोल के लिए टारगेटेड होते हैं। तो बी को आप चौथे की तरफ ले जा सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही ए को आप तीसरे की तरफ ले गए तो 2 विकल्प तो कट गया, 2 बचे था। जैसे ही आप बी के चौथे की तरफ ले गए तो सेकंड वाला भी विकल्प खत्म हो गया। तो इसका जो सेकंड वाला मतलब बी वाला विकल्प है, बी वाला विकल्प राइट हो गया। जो इमोशनल इंटेलिजेंट अचीवर वाले होते हैं ये भी अच्छे खासे होते हैं, लेकिन वो जो इमोशनली इंटेलिजेंट वाले होते हैं ये उसी को अपना गोल बनाते हैं, ये उसी को अपना गोल बनाते हैं जिसके लिए जिसको वो कर सकते हैं आराम से। ठीक है, जिसको वो आराम से कर सकते हैं उसी को अपना गोल बनाते हैं। और जो ट्रू अचीवर्स वाले होते हैं भाई, ये भी सोचते हैं कि जो जिसको हम कर पाए, जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो, अपनी समय स्थिति परिस्थिति देखकर ही अपने गोल को डिसाइड करते हैं। ठीक है, सॉरी, इमोशनली इंटेलिजेंट में हम शायद डिफिनेशन ट्रू अचीवर्स का दे दें। जो इमोशनली इंटेलिजेंट अचीवर वाले होते हैं वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। ठीक है, उनमें एक ऑटोनोमस लर्निंग स्टाइल पाई जाती है, वो सामाजिक बुद्धिशील तरीके से सीखते हैं, ऐसे जान लीजिए। ठीक है, तो जो सीकर्स हाई सेंसेशन वाले होते हैं वो तो भाई पूरा चैलेंज लेते हैं। जो टारगेट अचीवर वाले होते हैं वो भी अपने गोल को टारगेट करके रखते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है गोल, कठिन है, बड़ा है, वो अलग बात है, लेकिन वो मतलब कि मजबूत होते हैं इरादे से। तो ये चौथे की तरफ जाएगा। जो इमोशनली इंटेलिजेंट अचीवर्स वाले होते हैं ये क्या करते हैं? ये अपनी गलतियों से सीखते हैं। ठीक है, ये अपने गलतियों से सीखते हैं, ये इनके अंदर ऑटोनोमस एक लर्निंग स्टाइल पाई जाती है। बाकी जो ट्रू अचीवर्स वाले होते हैं भाई, ये सोच समझकर किसी गोल का निर्धारण करते हैं कि भाई जिसको उनके अंदर चाह होती है और जिसको वो सकारात्मक रूप से समझते हैं कि हम इसको पालेंगे, वो उसी को अपना गोल बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा और सी का हो जाएगा सेकंड। तो इस हिसाब से देखेंगे तो जो सेकंड वाला विकल्प है वो राइट आंसर है। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको चारों विकल्प आए, लेकिन अगर आप इल्यूमिनेशन मेथड से करेंगे तो आराम से सवालों को कर जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट विकल्प है सेकंड वाला, बी वाला विकल्प इसका राइट आंसर था। अब देखिए, जो जैक्सन साहब थे, जैक्सन की लर्निंग स्टाइल है, इस मॉडल को लर्निंग स्टाइल प्रोफाइलर भी कहा जाता है, एलएसपी के नाम से भी जाना जाता है। इस मॉडल को डॉक्टर किसने दिया था? पढ़ा ही आपने, डॉक्टर चेरिस जे जैक्सन ने इसको विकसित किया था। भाई यह मॉडल आपको ये समझने में, ये बताने में मदद करता है कि जो लोग होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो किस प्रकार से सीखते हैं। जैक्सन के जो मॉडल में 4 प्रमुख प्रकारों में शिक्षार्थियों को वर्गीकृत किया गया है या डिवाइड किया गया है, बतलाया गया है। जो पहला है सेंसेशन सीकिंग है, मतलब एसएस टाइप के होते हैं।
ये क्या करते हैं भाई, ये जोखिम लेते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं, चैलेंजेस को स्वीकार करते हैं, नए अनुभवों की तलाश करते हैं, ठीक है। दूसरा, ये प्रयोगात्मक होते हैं, व्यवहारिक गतिविधियों से सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग से ज्यादातर ये सीखना पसंद करते हैं। जो गोल ओरिएंटेड होते हैं, GOA जिसको बोला जाता है, गोल ओरिएंटेड जो होते हैं वो भाई वो अपने गोल के प्रति ही मोटिवेटेड होते हैं। ये सेल्फ कंट्रोल इनके अंदर बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये स्पष्ट उद्देश्यों और उपलब्धियों के साथ सीखना पसंद करते हैं, मतलब कि क्या मिलेगा उनको एकदम स्पष्ट पता रहता है, ठीक है। दूसरा भाई, ये कॉम्पिटिटिव होते हैं, रिजल्ट बेस्ड इन्वायरमेंट में काम करना पसंद करते हैं। गोल भले कठिन है लेकिन उसको चैलेंज करने की ये क्षमता बनाते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड वाले हो गए। जो थर्ड वाले होते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट अचीवर्स होते हैं। ये क्या करते हैं भाई, ये समझते हैं कि वो गोल हमारे लायक है भी कि नहीं है, मेरी परिस्थिति उतनी अच्छी है कि नहीं है, वो सब कुछ समझ कर वो अपने गोल का निर्धारण करते हैं। कहने का मतलब है कि वो भावनात्मक रूप से बहुत जागरूक होते हैं। आपका दोस्त साइंस ले रहा है तो आप उसको देख के वो साइंस नहीं लेते हैं, अपनी स्थिति को समझते हैं, अपनी क्षमता को समझते हैं, उसके अनुसार वो काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये भी है कॉन्सियसनियस अचीवर्स हैं ये, ठीक है। तो ये बहुत अनुशासित होते हैं, संगठित होते हैं, जिम्मेदार होते हैं भाई, ठीक है। बिल्कुल संरचित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से ये सीखना पसंद करते हैं। विस्तृत नोट्स होता है, स्किल पावर होती है, मैनेजमेंट इनका अच्छा होता है, सेल्फ पे कंट्रोल इनका अच्छा होता है। तो ये 4 प्रकार के जो लर्नर्स हैं जे जैक्सन साहब ने विकसित किया था। यहाँ से भी सवाल बनते हैं, तो एक बार इन स्लाइड्स को भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक जलयान तट की ओर बढ़ रहा है, जब वह समुद्र तट से 32 मील दूर है तो एक वायुयान जिसकी गति जलयान से 15 गुना अधिक है वो आपूर्तियों के वितरण के लिए भेजा जाता है, तो समुद्र तट से कितनी दूरी पर समुद्री वायुयान जलयान तक पहुंच जाएगा। तो जरा इसको देखेंगे। मान लीजिए जलयान की चाल कितनी हो जाती है, जलयान की चाल मैं कह रहा हूं, जलयान की चाल मान लीजिए कि v है, तो जो वायुयान जा रहा है पीछे से उस भाई 15 गुना अधिक तेज से है, तो उसकी जो चाल हो जाएगी वो 15v हो जाएगी। तो कुल दूरी कितनी है, 32 मील है। तो आप ऐसे जानिए, तो ये बन क्या जाएगा, v प्लस 15v बराबर किसके, 32 के बन जाएगा। तो ये 16v बराबर किससे हो जाएगा, 32 के। तो v का मान निकालेंगे तो v का मान आ जाएगा 32/2 अर्थात 32/16 अर्थात 2, ठीक है। अब 2 आ जाएगा। अगर v का मान 2 है तो 15v का मान क्या हो जाएगा, 15 गुणे 2 अर्थात कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। तो जो मतलब कि जो समुद्री तट से कितनी दूरी पर समुद्री वायुयान जलयान तक पहुंच जाएगा, तो वो जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 30 मील होगी। बेसिक सा सवाल था, शायद आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, नेम ऑफ द डिफेक्ट इन द फॉलोइंग वर्सेज। कह रहा है कि सभी पाठ्य पुस्तकें ध्यान पूर्वक अध्ययन के अभिप्राय से बनी पुस्तकें हैं। कुछ संदर्भ पुस्तकें ध्यान पूर्वक अध्ययन के अभिप्राय से बनी पुस्तकें हैं। तो कुछ संदर्भ पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें, क्या कह रहा है भाई, इंग्लिश में पढ़ो। प्रीमाइस से ऑल टेक्स्ट बुक्स आर बुक्स इंटेंडेड फॉर द केयरफुल स्टडी। नेक्स्ट है, सम रेफरेंस बुक्स आर बुक्स इंटेंडेड फॉर द केयरफुल स्टडी। Therefore कंक्लूजन क्या आ रहा है, सम रेफरेंस बुक्स आर टेक्स्ट बुक्स। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट तो डिस्ट्रीब्यूट है लेकिन प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। यहाँ पे देखोगे ना तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट है ना तो प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो अगर किसी भी आर्गुमेंट में प्रेडिकेट प्रीमाइस साइड में अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है तो उसका जो कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन में दोष आ जाता है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैंने आप लॉजिकल रीजनिंग की वीडियो में जाके देखेंगे तो बताया है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, जो टर्म 100% होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो टर्म 100% नहीं होती है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। तो अगर आप प्रीमाइस 1 के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो प्रीमाइस 1 में जो सब्जेक्ट है वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन जो प्रेडिकेट है प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। लेकिन सम वाले केस में आएंगे तो सम में तो 100% होने का चांस ही नहीं है। तो ना तो ये सब्जेक्ट इसका डिस्ट्रीब्यूट होगा ना तो प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ना तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट है ना तो प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो इसमें मिडिल टर्म आ रहा है, बुक्स इंटेंडेड फॉर द केयरफुल स्टडी, दोनों प्रीमाइसेज में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और जब मिडिल टर्म दोनों प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, या कहें कि मिडिल टर्म अगर आर्गुमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है तो उसके कंक्लूजन में दोष आ जाता है। उस दोष को हम बोलते हैं इनवैलिड गुरुपदा दोष।
उस दोष को हम क्या बोलते हैं, इनवैलिड गुरुपदा दोष। हमने इसका कारण क्या बतलाया कि जब मिडिल टर्म आपके आर्गुमेंट साइड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, तो जब इसका हम फिर भी कंक्लूजन निकाल देते हैं तो कंक्लूजन में दोष आ जाता है, उस दोष को हम इनवैलिड गुरुपदा दोष बोलते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये जो आपका जो मिडिल टर्म है दोनों कथनों में प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, तो जो निष्कर्ष निकाला जाता है निष्कर्ष वो अवैध हो जाता है। इसी को हम इनवैलिड मिडिल टर्म फैल्सी के नाम से भी जानते हैं। अगर इंडियन लॉजिक में जाओगे तो इसी को गुरुपदा दोष के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला विकल्प राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए वही चीज यहाँ पे बताया गया कि भाई मध्य पद अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है तो निष्कर्ष निकालना अवैध हो जाता है, इसी को इनवैलिड मिडिल टर्म बोलते हैं। यही चीज हमने टेबल में डिस्ट्रीब्यूशन वाले वीडियो में आपको बतलाया भी है। अगर ये देखिए ए टाइप का है, ये ए ई आई का है, ये ओ का है। अगर ऑल वाली स्टेटमेंट देखेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लेकिन प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। नो वाले में जाएंगे तो यहाँ पे तो आपका दोनों मतलब कि यूनिवर्सल है, दोनों 100% होता है, तो इसलिए इसमें सब्जेक्ट भी आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है और प्रेडिकेट भी होता है। लेकिन आई वाली जब केस में जाएंगे तो ये पूरी सम लग जाता है, तो सम लगने से 100% के नीचे इसका मान आ जाता है। जो प्रेडिकेट है और जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है दोनों के दोनों डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। अब देखिए ये सम यस आर नॉट, अर्थात अगर ओ टाइप का स्टेटमेंट होता है तो सब्जेक्ट तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है लेकिन इसका प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर आप अपने फिर से सवाल पे जाएंगे तो वहां पे देखेंगे जो पहला स्टेटमेंट था वो आर टाइप का था, उसमें तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट था वो सम टाइप का था। वहां तो ना तो सब्जेक्ट ना तो प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे थे। जब दोनों डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे थे, जो मिडिल टर्म है मिडिल टर्म भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं बन रहा था। जब मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है तो ऐसे में जो आपका कंक्लूजन निकालना होता है कंक्लूजन इनवैलिड हो जाता है। तो इसी को हम इनवैलिड मिडिल टर्म फैल्सी के नाम से भी जानते हैं। बाकी यहाँ पे चीजें हमने लिख रखी है, एक बार इसको देख लीजिएगा, यहाँ से ठीक से ना समझ में आए। अगर नए बच्चे हो तो लॉजिकल रीजनिंग में जाइएगा, डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर को पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, फिर इस सवाल पे आएंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑन है क्वेश्चन नंबर 10 है। ये आपके इन्वायरमेंट से सवाल है, टॉपिक लेवल से संबंधित सवाल है, बहुत बार पढ़ाया है। अब देखो आपको इसमें मैच कराना है, कौन सा फर्स्ट टॉपिक लेवल का है, सेकंड का है, थर्ड का है, फोर्थ का। देखो शेर यहाँ खड़ा है और चतुर्थ ये सब भैया सर्वाहारी है, मांसाहारी है, तो शेर यहाँ पे है और चतुर्थ यहाँ पे। पहले का तो हो गया चौथा। अब जब पहले का चौथा हो गया तो जरा देखो ये खत्म ये खत्म ये खत्म, तो राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। इसी तरीके से आपको सवालों को सॉल्व करना है एग्जाम में भी। जब तक आप इल्यूमिनेशन को ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप बहुत ज्यादा समय खर्च करेंगे। एग्जाम में करना होता तो यहीं से टिक करके भाग जाते और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी। अब बी को देखोगे, जो वृक्ष होता है वो प्रथम पोषी होता है, फर्स्ट टॉपिक लेवल का होता है। ये सूर्य की उपस्थिति मतलब प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बनाता है, किसी पर निर्भर नहीं रहता है। ठीक है, अब मछली को देखोगे तो मछली जो है आपकी फिश है वो थर्ड टॉपिक लेवल पे आ जाती है, और जो ग्रास हॉपर है वो भाई क्या करता है, प्रथम जो फर्स्ट टॉपिक लेवल वाला जीव होता है उसको अपने भोजन के रूप में स्वीकार करता है। तो ये हो जाएगा सेकंड और ये हो जाएगा थर्ड। इस हिसाब से देखेंगे तो सेकंड वाला विकल्प राइट आंसर बन जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से आपको इल्यूमिनेट करके सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, अब ये टॉपिक लेवल की बात है भाई। जो टॉपिक लेवल का मतलब डिफरेंट स्टेजेस तैयार की गई हैं, वो डिफरेंट स्टेजेस भाई जो एक ऊर्जा प्रवाह है, ऊर्जा प्रवाह के को ध्यान में रखकर ये डिफरेंट स्टेजेस को तैयार किया गया है। ठीक है, जो फर्स्ट टॉपिक लेवल के अंतर्गत आते हैं वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, ये स्वपेयोशी होते हैं मतलब ऑटोट्रॉप्स होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गई, एल्गी हो गई, अब आपका क्या है फाइटोप्लैंक्टन हो गया, ग्रास घास ऐसे जान लो, काइज हो गई, जो भी है प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे हैं वो सभी क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। जो आपके सेकंड टॉपिक लेवल के लोग होते हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को ही अपने भोजन के रूप में स्वीकार करते हैं। ये हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी होते हैं, जो क्या करते हैं जैसे सीधे उत्पादकों को ही क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। ग्रास हॉपर्स हो गई, डियर्स हो गई, ये सब क्या करते हैं, खरगोश हो गए, ये सब फर्स्ट टॉपिक लेवल की जो घास है, पेड़ पौधे सब हैं, काई फाई, उन्हीं को खा जाते हैं। ठीक है, जैसे काऊ हो गई, रैबिट, ग्रास हॉपर, ये सब क्या है, ये फर्स्ट टॉपिक लेवल के जीवों को खा जाते हैं। जो थर्ड वाले हैं, थर्ड वाले क्या करते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खा जाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को ही खा जाते हैं। तो ये कार्निवोरस या ओमनीवोरस कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि ईट प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या करते हैं, मांसाहारी होते हैं या सर्वाहारी कहलाते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को ही खा जाते हैं।
प्राथमिक उपभोक्ताओं को ही खा जाते हैं। जैसे मेढक हो गई, सांप हो गई, छोटी मछलियां, मकड़ी, ये सब क्या करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ताओं को ही खा जाते हैं। नेक्स्ट ऑन है फोर्थ टॉपिक लेवल है, ये तृतीयक उपभोक्ता होता है जो कि टेरिटरी कंज्यूमर्स कहलाता है। ये क्या करता है, ये टॉप कॉर्निवोरस होता है। ये द्वितीयक जो उपभोक्ता होते हैं ये उन्हीं को खा जाता है, ठीक है। जैसे बाज हो गया, शेर हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये सब जैसे घास होती है, घास को टिड्डे खाते हैं, टिड्डे वगैरह को जो मछलियां फछलियां होती हैं ये सब खा जाती हैं, ठीक है। और ये जो बाकी मछलियां जैसे क्या हो गई, ग्रास हो गई, ग्रास को टिड्डा लोग खाया। अब ये जो ग्रास हो गई, ग्रास को टिड्डे लोग खाएं, अब टिड्डे लोगों को अब जो इसके बाद जो जीव आ रहे हैं वो खा रहे हैं। और जो यहाँ पे जैसे गाय हो गई, डियर्स हो गए, ये सब हो गए, तो अब इनको कौन खा रहा है, यहाँ पे कौन आ रहा है, यहाँ पे बाज आ रहा है, शेर आ रहा है, मगरमच्छ आ रहा है, जो इनको मांस के रूप में स्वीकार कर रहा है। अक्सर ये जो तृतीय उपभोक्ता या फोर्थ टॉपिक लेवल वाले जीव होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, मांसाहारी ही होते हैं, ठीक है। तो ये जो टेरिटरी कंज्यूमर्स इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि ये द्वितीय उपभोक्ताओं को ही अपने भोजन के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। अब ये जो की पॉइंट्स इसका क्या है, इसी में भाई 10% ऑफ एनर्जी का जो रूल है वो भी लागू होता है। कहने का मतलब है कि अगर एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो कुल एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है केवल कुल का 10% ही ट्रांसफर होता है। जैसे फर्स्ट टॉपिक लेवल के जीवों को सेकंड वाला खाता है, सेकंड को थर्ड वाला खाता है, तो यहां से जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है केवल 10% ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है, बाकी ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। तो ये यही इसकी बात है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि द मेन डिफेक्ट ऑफ द सार्जेंट प्लान, ठीक है। कह रहा है सार्जेंट योजना का मेन डिफेक्ट क्या है। सार्जेंट योजना कब आई थी, 1944 में आई थी, किसके द्वारा लाई गई थी। बेसिकली ये जो योजना थी CABE के द्वारा बनाई गई थी और सार्जेंट के माध्यम से इसको क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो जो विकल्प दिया गया, इंटीग्रेशन ऑफ द एजुकेशन विद द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, गिविंग इंपॉर्टेंस टू द सोशल सेक्टर, गिविंग एट मोस्ट इंपॉर्टेंस टू द टेक्निकल एजुकेशन, हाईली सिलेक्टिव एडमिशंस इन कॉलेज, ठीक है। तो ये सब बातें तो ठीक थी। इसके जो हाईली सिलेक्टिव एडमिशन इन कॉलेज में था, मतलब विद्यालयों में अधिक चयनात्मक प्रवेश कर दिया गया था। अब भारत में उस समय जो शिक्षा की स्थिति थी बहुत गड़बड़ थी, तो इतना ज्यादा वहां पे चयनात्मक प्रवेश हो गया था कि जो बच्चे थे उसमें बहुत ज्यादा एडमिशन ले ही नहीं पाते थे। तो इसको मेन डिफेक्ट के रूप में, सार्जेंट प्लान के रूप में इसको देखा जाता है कि भाई बहुत ज्यादा चयनात्मक प्रवेश कर दिया गया था, ठीक है। तो 1944 में आई थी ये योजना, बाकी बातें तो बता दी हमने। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धतियां आधुनिक और ICT आधारित शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करती हैं। मतलब ICT आधारित शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करती है। देखो फ्लिप्ड कक्षा तो प्रदर्शित करती है भाई, माइंड मैप तो करती है, गेमिफिकेशन तो करती है। बच कौन रहा है, अब बच रहा है रेक्टिसिएशन एंड मेमोराइजेशन। आपको याद होगा जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो क्या हो रहा था कि जब छुट्टी होने को होती थी तो टेबल याद कराया जाता था, गिनती पहाड़ा जानते हो ना, याद कराया, कुछ चिल्ला चिल्ला के पढ़ते। तो क्या होता था, रेक्टिसिएशन होता था, मेमोराइजेशन होता था। दूसरा चाक एंड टॉक मेथड तो जानते हैं हम सभी लोग, वो ब्लैक वाली दीवार पे लगी होती थी ना, ऐसे बनी रहती थी ब्लैक कलर की, उस पे भाई व्हाइट चॉक से लिखा जाता था, ठीक है। तो चॉक एंड टॉक एंड रेक्टिसिएशन एंड मेमोराइजेशन ये आपके ICT आधारित नहीं है, बाकी सभी ICT बेस्ड हैं। तो आप कह सकते हो A and D इसका राइट आंसर बनेगा। तो C वाला विकल्प इसका राइट आंसर है। बाकी फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है, फ्लिप्ड क्लासरूम में मतलब चीजें पलटी हुई होती हैं, ऐसे जान लीजिए। अभी क्या होता है, जो बच्चा होता है, बच्चा क्लास में आता है, क्लास में चीजों को पढ़ता है, समझता है, घर पे जाके करता है। और फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है, बच्चा घर पे ऑफलाइन या ऑनलाइन जो वीडियोज होती है, वीडियोज देख के आता है, घर पे चीजों को सीख के आता है, क्लास में एक्टिविटीज करता है। इसी को हम फ्लिप्ड क्लासरूम कहते हैं। बाकी यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। माइंड मैपिंग का मतलब है क्रिएटिव टेक्निक। माइंड मैपिंग का मतलब है क्रिएटिव टेक्निक। हमने आपको बहुत बार बताया है कि जो नोट्स आप अपने बनाओ उसकी मैपिंग करो, इसी को माइंड मैपिंग कहा जाता है। माइंड मैपिंग के लिए बहुत सारे इंटरनेट पे टूल्स भी उपलब्ध हैं, आप सीधे उनको डेटा दे दो, वो इस फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में, या हम कहें कि टेबल के चित्र के फॉर्म में, जैसे ऐसे ऐसे करके फिर यहाँ से जो डाटा पॉइंट हो रहा है, ऐसे यहाँ से डाटा पॉइंट हो रहा है ऐसे, तो उनको मतलब कि उनको चित्रात्मक रूप से बना देते हैं। तो आपको उसको पढ़ने से आपके माइंड में ज्यादा चीजें फिट हो जाती हैं, उनको डायग्राम के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, शाखाओं के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, उपविषय के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे चीजों को आप जल्दी से अंडरस्टैंड कर पाते हो। गेमिफिकेशन का मतलब क्या है कि भाई गेमिफिकेशन में हम क्या करते हैं, गेम लाइक एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को हम भाई पॉइंट्स देते हैं, बैजेस देते हैं, लीडर बोर्ड्स देते हैं,
कंपटीशन करवाते हैं, रिवार्ड्स देते हैं, जिससे बच्चों को मजा आता है, प्रतिस्पर्धा होती है, सीखने की इच्छा बढ़ती है। ठीक है, तो ये है गेमिफिकेशन। नेक्स्ट ऑन क्वेश्चन नंबर 13 है, अच्छा दोनों हिंदी ही है। डेटा सेट को उनके भिन्नता गुणांक के बढ़ते क्रम में माध्य x बार होता है। ठीक है, x बार चेंज कर लीजिएगा, x बार। और मानक स्टैंडर्ड डेविएशन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों को के साथ व्यवस्थित करिए। चलो व्यवस्थित किया जाए भाई। अब इसका मतलब ये क्या है, कॉफिशिएंट वेरिएशन की बात कर रहा है। कॉफिशिएंट वेरिएशन का जो मान होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन गुणे 100 होता है, और नीचे क्या होता है, नीचे x बार के होता है। तो जरा इसका पहला वाला ट्राई करते हैं। पहला वाला अगर देखते हैं 2.8 इंटू 100, और नीचे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो अगर दशमलव यहां से हटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 140। तो जरा इसको जीरो से जीरो घटा दो, 14 दूना 28 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20। तो पहले का मान तो 20 आ गया। अब दूसरे का अगर बी वाले को देखोगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 100 के हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 9। अगर इसको हटाओगे तो यहाँ पे बन जाएगा 90, तो ये बन जाएगा 10 9 90, और हो जाएगा 10 धामा 100, ये 15 धामा 150 हो जाएगा। 150 भागे 9 करोगे तो हो जाएगा 9 1 के 9, 15 में 9 गए 6, और 9 5 45, 9 6 का 54। तो ये 16 दशमलव कुछ आ जाएगा। ध्यान में जानते रहो, 16 दशमलव कुछ आ रहा है। अब 2.1 है, 2.1 इंटू क्या हो जाएगा, 100 होगा, नीचे क्या आ जाएगा 12, एक दशमलव हटाओगे तो ये हो जाएगा 120, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100। तो यहाँ पे क्या बना है, ये 2.1 था ना, तो ये 21 है, 21 पंचे 105 होता है। 105 में अगर 6 का भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 के 6 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5, फिर 6 8 48 हो जाएगा, नहीं 6 चौका 6 7 42, 17 दशमलव कुछ आएगा, इस बात को भी ध्यान रखना। और लास्ट वाला है 1.2 इंटू 100 आएगा, नीचे 8 आएगा, इसको हटाओगे तो 80 हो जाएगा, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 4 तिहाई 12, 3 पचे 15 इसका मान आ जाएगा। तो क्या कह रहा है भाई, किस रूप में अरेंज करना है, बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटकुआ कहाँ है, सबसे छोटकुआ तो यही वाला है। तो पहले तो डी आएगा, तो डी बी ए सी इसका राइट आंसर है, बाकी और किसी में डी तो है नहीं, तो डी बी ए सी सबसे राइट आंसर है, सबसे छोटा, फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद। इस सवाल को हमने पिछले 3-4 सेट में कराया है, तो इसलिए बहुत जल्दी बता दिया। कॉफिशिएंट वेरिएशन का मान होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का गुणे 100, और नीचे एक्स बार अर्थात मीन का होता है। बस इस फॉर्मूले को याद रखिए, ज्यादा जल्दी बता दिए हो तो आप इसको रख के एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, डी वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि दो वस्तुओं की लागत समान है, मतलब सीपी दोनों की बराबर है, सीपी बराबर सीपी, उनमें से एक को 13% के लाभ से जबकि दूसरे को 19% के लाभ से। जरा देखो, जैसे मान लो किसी वस्तु का दाम ये है, सीपी तो 100 होता है, ठीक है। अब 100 से अब एक को बेच रहा है 13% के लाभ से, तो मतलब 113% पे बेच रहा होगा, दूसरे को 19% के लाभ पे मतलब 119% पे बेच रहा है, ठीक है, 119 रुपए पे बेच रहा है। अब 113 रुपए पे बेच रहा है, 119 रुपए पे बेच रहा है, तो जो लाभ का अंतर उसका आ रहा है इन दिनों का 13 और 19 के बीच के जो लाभ का अंतर आ रहा है 126 रुपए आ रहा है। दोनों के बीच में परसेंट का कितना अंतर है, 6%। 13 6 19 होता है ना, तो 6% का मान कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। तो सीपी पूछा है ना, तो 100% का मान निकाल लो। 100 का मान क्या आएगा, 6 दूना 12 होता है, 6 1 के 6 होता है, 21 यहाँ पे है, 100 यहाँ पे है, तो 100 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 2100। तो जो उस वस्तु का दाम होगा, सीपी होगा, इसका कॉस्ट प्राइस होगा, वो 2100 रुपए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग द रिसर्च पार्टिसिपेंट्स अबाउट एनी डिसेप्शन और डिसेप्शन यूज्ड इन स्टडी इज कॉल्ड द, इसको क्या बोला जाता है। कह रहा है अनुसंधान के भागीदारों को अध्ययन में उपयोग की गई किसी भ्रामकता अथवा छल के बारे में बताने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया डीहॉक्सिंग कहलाती है। डीहॉक्सिंग करने का मतलब ये है कि जब आप अपने शोध कार्य के दौरान जो पार्टिसिपेंट्स है उनसे कोई बात छिपाए हुए होते हैं, इसको एक्टिव डिसेप्शन बोला जाता है, जब छिपाते हो। लेकिन जब आपका कार्य हो जाता है, शोध कार्य कंप्लीट होता है या अब उसका काम नहीं है, ऐसी सिचुएशंस है, तो आप अपने पार्टिसिपेंट को बताते हो कि भाई फला समय पे फला चीजें आपको नहीं बताई गई थी। मतलब कि ऐसा आप इसलिए करते क्योंकि झूठ हमेशा झूठ ना रहे। मतलब एक तरफ से जान लो कि आप सामने वाले से, अपने पार्टिसिपेंट से कुछ बातें छुपा रहे हो, जब आपका काम हो जाता है तो आप उन्हें सही सही बात बताते हो। तो इस बताने की जो प्रक्रिया होती है इसको डीहॉक्सिंग बोला जाता है।
ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित रहे, क्योंकि बाद में अगर पार्टिसिपेंट्स आपके जानेंगे कि ऐसा हमारे साथ किया गया था तो उनको बहुत बुरा फील होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि बेस 16 अंक प्रणाली में को यल में प्रदर्शित करना है आपको, मतलब कि 16 से 16 में ही प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो ये संख्या है, अब इसको 16 से 16 में ही प्रदर्शित करना है। तो जरा इसको देखो भाई कैसे किया जाए। अब देखो 4AC है, 4AC और इधर कितना दिया है 9BF। 4 का मान तो 4 ही रहेगा, अगर A पे आओगे तो A का मान कितना हो जाएगा 9, 10 हो जाएगा। C का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसी को देखो, इसको कन्वर्ट करा जरूर, 16 का पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2। ठीक है, 16 की पावर 0 का मतलब 1, तो यहाँ पे 12 मिल जाएगा, यहाँ पे 160 मिल जाएगा और यहाँ पे 16, 16 में 256 होता है और 256 में 4 का गुणा होगा तो 4 छंग 24 हो जाएगा। 256 है ना, 4 छंग 24 तो पूरा का पूरा 24, 4 छंग 0 मैंने कहा लिख दिया, 4 छंग 24 ये पूरा का पूरा हो जाएगा। 4 दूना 8, 4 छंग 24, 4 पच्चे 20, 2 22। ठीक है, हाँ सही तो चल रहा है। और 4 दूना 8, 2 10, 1024। अब इन सबको अगर हम जोड़ लेंगे तो 1024 प्लस 160 प्लस 12 अगर जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 160, यहाँ पे लिखो 12 यहाँ पे लिखो, तो 4 2 6, 6 2 7 1 8, 6 2 8 1 9। ठीक है, 9 आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा, फिर 1, मतलब कि 1196 आ गया इतना जोड़ने पे। ठीक है, अब 9 को 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 और 16 की पावर 2 से करोगे तो एफ का क्या मतलब है। अब देखो 9 का मतलब तो 9 ही है, एक बार इसको और सॉल्व आउट करते हैं। कहाँ गया, 9 है, बी है, एफ है। 9 का मतलब तो 9 ही रह जाएगा। अगर बी का मतलब देखोगे तो बी का मतलब क्या हो जाएगा, बी का मतलब 11 आ जाएगा और एफ का मतलब क्या हो जाएगा 15। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका जो बेस होता है 16 होता है, वो 0 से लेके 9 तक की संख्याएं प्लस A2 लेके F तक की संख्याओं को डिनोट करता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो F का मतलब 15 होगा, तो यहाँ पे 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 करोगे तो यहाँ पे तो 15 मिल जाएगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 16 11 में 16 धामा 160 और 16 1 के 16 मतलब 176 मिल जाएगा और 16 16 में 256 और 256 गुणे 9 करोगे तो कितना बनेगा 9 छक 54 का 4 होगा, 9 पच्चे 45, 45 5 क्या होता है 50 होता है और 9 दूना 18 5 23, 2304 मिल जाएगा। तो यहां से पूरा क्या मिल जाएगा 2304। अब इन सब को आपको जोड़ना होगा, किसको 176 को और 15 को, तो 6 4 10 5 15 और 7 1 8 1 9 3 1 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ये 2495 बन गया। कितना बन गया 2495। अब 2495 प्लस 1196 को भी जोड़ना पड़ेगा, तो 1196 को जब जोड़ोगे तो 6 5 11 होगा, 9 9 18 1 19 हो जाएगा। ठीक है, 4 1 5 5 1 6 और 2 1 3, 3691। अब 3691 ये बन गया 10, लेकिन अब इसमें तो ऐसा कोई उत्तर ही नहीं दिया है, तो 3691 को फिर से आपको क्या बनाना पड़ेगा डेसिमल में बनाना पड़ेगा। तो जब डेसिमल और हेक्साडेसिमल बनाना पड़ेगा तो 3691 को जब हेक्साडेसिमल बनाने जाओगे तो यहाँ पे 16 से भाग करोगे, तो 16 से तो भाग करोगे तो ठीक है, तो 16 दूना तो पहले 32 चला जाएगा, 16 दूना 32, 4 बचेगा, 16 तिया 48, 16 तिया 48, एक बचेगा तो 11 पूरा शेषफल बच जाएगा, तो 11 को नोट कर लेंगे। फिर 16 1 के 16 हम करेंगे ना, अच्छा भाग नहीं जाएगा तो 0 भी आएगा ना, 230 बचेगा, भाग नहीं जाएगा तो 0 आएगा। फिर अब हम क्या करेंगे, यहां से आ जाएगा 16 1 के 16, दूना तो जाएगा नहीं, 16 1 के 16 अगर आएगा तो उसके बाद क्या बच रहा है 16 1 के 16 तो 7 बचेगा, 16 7 23 होता है ना, तो 7 बचेगा, तो 16 दूना 32, 16 3 48, 16 चौको 64, तो 16 चौका 64 जाएगा। 64 जाने के बाद भी यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 6 बचेगा, तो 6 बचने का मतलब क्या है कि यहाँ पे तो 14 बच रहा है, अब तो भाग जाएगा नहीं, तो 14 बच रहा है, तो हम संख्या कैसे नोट करते हैं, ऐसे नोट करते हैं ना, तो ये बचेगा 14। 14 का मतलब क्या हो जाएगा, EF का मतलब 15 होता है, तो 14 का मतलब E हो जाएगा, E6 और 11 का मतलब क्या होगा B हो जाएगा, E6B और 16, E6B 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे ये कन्वर्जन को, तो मैं उनको बता दूं कि आईसीटी की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे हमने 2 वीडियो दी है मतलब कि नंबर सिस्टम की, दोनों को देख लीजिएगा। ये सारी जो चीजें हैं आपके लिए बहुत सरल
हो जाएंगे यहाँ पे। तो अब इतना समय नहीं कि बहुत ज्यादा डेप्थ में चीजों को बतलाएं, वैसे मैं तो पूरा का पूरा ट्रेडिशनल किया हूं आप ही लोग को समझाने के लिए, बाकी इसके छोटे भी तरीके हैं, किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है E6B है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, करा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, अच्छा ये सवाल ही कट गया इधर देखो, निम्न की उपस्थिति के कारण भूमि जल जो होता है विशेष रूप से अत्यधिक कठोरता की प्रवृत्ति आ जाती है। अत्यधिक कठोरता की प्रवृत्ति कब आती है? जब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयंस जल में मिल जाते हैं। जब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयन जल में मिल जाते हैं, जो आपका पानी होता है वो कठोर हो जाता है। ठीक है, पानी आपका कठोर हो जाता है। पानी की कठोरता को आप कैसे चेक कर सकते हो? पानी की कठोरता में आप साबुन डाल दो जरा, अगर साबुन के मिलाने से उसमें अगर झाग बन रहा है प्रॉपर, तो आप जान सकते हो कि आपका जो पानी है कठोर नहीं है। अगर झाग नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो पानी है वो पानी नहीं हार्ड वाटर में बदल चुका है। तो किसके कारण होता है ऐसा? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन के कारण होता है। तो सेकंड वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, Which of the following criteria in qualitative research is related to whether the results apply to other context? ठीक है, तो कह रहा है कि भाई गुणात्मक अनुसंधान में निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड प्रश्न क्या परिणाम अन्य संदर्भों के लिए लागू होता है? प्रश्न का परिणाम, ठीक है, का परिणाम अन्य संदर्भों में लागू होता है। तो अगर आप आओगे क्वांटिटेटिव रिसर्चेज में, क्वांटिटेटिव रिसर्चेज में तो ये होती है जनरलाइबिलिटी, लेकिन अगर आप आओगे क्वालिटेटिव रिसर्चेज में, तो क्वालिटेटिव रिसर्चेज में इसको हम बोलते हैं ट्रांसफेरेबिलिटी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफेरेबिलिटी, मतलब एक कॉन्टेक्स्ट की चीजों को जब हम उसके मतलब कि जो निष्कर्ष है उसको हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट पे, दूसरे सेटिंग्स पे लागू करते हैं, तो उसको बोला जाता है ट्रांसफेरेबिलिटी। और जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्चेज में होते हैं, जब हमारे शोध का कंक्लूजन आ जाता है, उस कंक्लूजन को जब हम पब्लिक के बीच ले जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जनरलाइबिलिटी, सामान्यीकरण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ट्रांसफेरेबिलिटी है। नेक्स्ट ऑन है, Microsoft PowerPoint built-in transition come in several categories of effect. Which of the following transition effect is not a type of supported Microsoft PowerPoint? ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, मैं स्क्रीन ये PowerPoint प्रेजेंटेशन के माध्यम से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये कह रहा है कि भाई जो ट्रांजिशन इफेक्ट की कुछ कैटेगरीज नीचे दी गई है, कह रहा है कि कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट की कैटेगरीज में नहीं आता है। तो हमको बखूबी याद है, मैंने 1 क्वेश्चन वाली सीरीज में भी इस सवाल को कराया है। देखिए, सबटल आता है, एक्साइटिंग आता है, डायनेमिक कंटेंट आता है, स्पीड ट्रांजिशन की कैटेगरी में नहीं आता है। तो राइट आंसर इसका स्पीड ही हो जाएगा। इसका मैं आपको वो भी दिखा दूं, आप पॉइंट खोलिएगा, ट्रांजिशन वाले टैब में जाइएगा, नीचे देखिए ये सबटल ट्रांजिशन का टाइप है, सबटल है, एक्साइटिंग है और कौन है, डायनेमिक कंटेंट है। स्पीड देखो कहीं पे नहीं है। तो सवाल का जो राइट आंसर है वो स्पीड ही है। अब देखो, ट्रांजिशन से सवाल पूछा गया है, तो आगे आगामी एग्जामिनेशन में एनिमेशन से भी सवाल आ सकता है, इसीलिए मैंने इंक्लूड कर दिया। जो एनिमेशन होता है, देखिए इंट्रेंस टाइप का होता है, इम्फेसिस टाइप का होता है, एग्जिट टाइप का होता है और मोशन पाथ टाइप का। जो एनिमेशन होते हैं 4 कैटेगरीज में होते हैं, ट्रांजिशन 3 कैटेगरीज में होती है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑन क्वेश्चन नंबर 20 है, स्टूडेंट आईडी एब्रिविएशन फॉर अपार फुल नेम। ठीक है, इसको भी एनटीए ने नॉट कंसीडर किया, क्योंकि जितनी भी इन्होंने फुल फॉर्म दी है अपार की सब गलत हैं। सही फुल फॉर्म क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स इज ट्रू फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस कह रहा है, आई एट बिकॉज आई वॉज हैंग्री, मैंने भोजन किया क्योंकि मैं भूखा था। तो कह रहा है कि ये लॉजिक है कि इट इज एन मतलब कि ये अतर्क है, ठीक है, या इट इज एन इलॉजिकल, इट इज एन इंटरप्रिटेशन एंड दिस इज द इलॉजिकल आर्गुमेंट एंड दिस इज अ पैरेबल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे केवल कारण और परिणाम संबंध की बात है। यहाँ पे केवल कारण है और परिणाम है। हमको भाई भूख लगी थी तो मैंने खाना खाया। ठीक है, यहाँ पे कोई एविडेंस साक्ष्य प्रस्तुत करने की बात नहीं की गई है। तो अगर आप इंडियन लॉजिक के हिसाब से देखेंगे तो तर्क वही होता है जिसमें भाई कार्य मतलब कारण और काज दोनों हो, दूसरा उस कारण का साक्ष्य भी हो, तब उसको तर्क की कैटेगरी में रखा जाता है, अन्यथा उसको तर्क की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग इसको इट इज अ लॉजिक लगा के जाएंगे, तो इसका राइट आंसर इट इज अ लॉजिक नहीं होगा।
लॉजिक तब होता है जब यहाँ पे साक्ष्य भी उपलब्ध होता है, तो साक्ष्य है नहीं, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इट इज एन इलॉजिकल एंड इट इज एन इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, साक्ष्य कारण नहीं प्रस्तुत कर रहा है, केवल कार्य और परिणाम बतला रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये इलॉजिकल है, लॉजिकल नहीं है। नेक्स्ट ऑन क्वेश्चन नंबर 22 है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर इन विच द ऑकर स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट। ठीक है, अब देखो भोपाल गैस ट्रेजेडी है, फुकुशिमा एक्सीडेंट है। ये तो फुकुशिमा हमको याद है, लगभग 2011 में हुआ था, लगभग ग्रेजुएशन पास आउट हो रहा था मैं। ठीक है, 2011 में फुकुशिमा एक्सीडेंट। और आपका ये जो कैलिफोर्निया है, ये लगभग 1943 आप कह सकते हो कि ये 40 से 50 के बीच में ही है, 1943 के आसपास ही है। ये लंदन स्मॉग तो 1952 में है। ठीक है, 1952, 2011। अब ये चेरनोबिल एक्सीडेंट एंड भोपाल गैस ट्रेजेडी, इस हिसाब से अगर मैच कराओ जरा, तो सबसे पहला तो डी आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, 2011 ये लास्ट वाला आ जाएगा, डी ई, और लास्ट में देखो कहीं बी है, डीई और लास्ट में बी। हाँ, राइट आंसर यही है, डीई और लास्ट में बी है। तो अब देखो आपका क्या है, जो भोपाल गैस त्रासदी है वो 1984 में हुई थी, और चेरनोबिल जो एक्सीडेंट हुआ था वो 1986 में हुआ था। जो चेरनोबिल एक्सीडेंट है वो परमाणु रिएक्टर से संबंधित एक्सीडेंट है। ठीक है, ये भी सवाल पूछा गया है, लास्ट आप देखेंगे तो क्यूज में मैंने कराया है। तो डी ई ए बी सी ना, डी ई ए सी बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो चेरनोबिल एक्सीडेंट 1986, फुकुशिमा 2011, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984, कैलिफोर्निया स्मॉग 1943 में, एक्चुअल में 1900 हाँ ठीक है 40 से 50 के दशक में, एंड लंदन स्मॉग 1952। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट ऑन वही है 1984 में, 2011 में, 86 में, 43 में, 1952 में। बाकी आप पढ़ लीजिए। भोपाल गैस त्रासदी आप लोग जानते ही हैं, यूनियन कार्बाइड प्लांट में मतलब कि 1984 की रात थी भाई, यूनियन कार्बाइड प्लांट से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी, बड़ी मात्रा में मौतें हुई थी वहां पे। बाकी ये फुकुशिमा दुर्घटना जो थी, 9.1 तीव्रता का भूकंप, सुनामी आया था, परमाणु संयंत्र का नुकसान हुआ था, रेडियोधर्मी रिसाव बहुत ज्यादा हो गया था। चेरनोबिल जो दुर्घटना थी ये भी भाई परमाणु संयंत्र में विस्फोट हुआ था। कैलिफोर्निया स्मॉग भाई बहुत बड़ी मात्रा में वाहनों में उद्योगों से जो धुएं निकलते थे वो घातक स्मॉग बना लिए थे, जहरीली गैस बन गई थी पूरी तरीके से। ठीक है, और लंदन स्मॉग है, कोयले एवं धुएं के कारण एक ग्रेट स्मॉग यहाँ भी बन गया था। तो समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज द रोल ऑफ टीचर। ओ, इसमें भी कुछ गड़बड़ी है, नॉट कंसिडर्ड बाय द एनटीए, अब हम इस पे डिस्कस नहीं करते हैं। अरेंज द 5C ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो 5C के लिए करना क्या है भाई, 5C के लिए तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत बार मैंने पढ़ाया है। तो क्या है, क्लियर है, कंसाइज है, कंपेलिंग है, क्यूरियस है, कंपेंसिनेट है। ठीक है, तो इस पूरे क्रम को याद रख लीजिए, क्लियर, कंसाइज, कंपेलिंग, क्यूरियस एंड कंपेसिनेट। कम्युनिकेशन में बताया है, 1 क्वेश्चन वाली सीरीज में बताया है, बाकी जितनी भी बार मैंने कम्युनिकेशन पढ़ाया सब में बताया है। तो ध्यान में रखिएगा, क्लियर, कंसाइज, कंपेलिंग, क्यूरियस एंड कंपेसिनेट। कई बार ऐसे बेसिक से सवाल आते हैं और थोड़ा सा अगर माइंड में कंसिडर नहीं करते हैं तो गलत हो जाते हैं, 2 नंबर भी चले जाते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में आपको अरेंज करना है। देखिए, किसी भी यूनिट में इस सवाल को नहीं बताया है, तो इसमें भी नहीं लगा रहा हूं, वही तरीका है, 7 में भाग करो 11 का, अच्छा टिक भी लगा होगा, हो सकता है। अब देखो, अगर इसमें भाग करोगे ऐसे यहाँ पे लगा लेना भाई, ऐसे ऐसे। ठीक है, भाग करोगे ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, इसको अरेंज कर लोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो चलो, आइडेंटिफाई द नंबर्स विच आर द गिवन सीरीज। 0 3, देखो 0 3 10 21 36 है। तो जरा इसको देखोगे तो देखो 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 36 है ना। तो यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो यहाँ पे भी 4 होगा, तो मतलब कि यहाँ पे 15 होगा। तो इसी प्रकार से सीरीज आप देखते जाइएगा, राइट आंसर बन जाएगा DEAB, इसका राइट आंसर बन जाएगा। मतलब कि क्या आएगा, आपका 105 आएगा, 136 आएगा, DEA 55 आ जाएगा, और B 78 भी आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आगे अगर आप बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे मतलब 15 है तो यहाँ पे भी 4 आएगा, तो 15 यहाँ पे क्या आएगा, 19 आएगा, तो 19 36 में जुड़ेगा। तो ऐसे आप देख लीजिएगा, आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे 36 में 19 जुड़ेगा तो 55 ही आएगा अगली संख्या। तो ऐसे जाते आएंगे तो ये संख्याएं आपको मिल जाएंगी। तो बेसिक है, आप सब लोग कर लेंगे। ठीक है, एज पर द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क NCRF कब आया था, 2023 में आया था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। द लेवल ऑफ क्रेडिट अर्न आफ्टर ऑब्टेनिंग बैचलर डिग्री 3 ईयर। अगर 3 ईयर की बैचलर डिग्री कर रहे हो तो कितनी क्रेडिट अर्न करोगे भाई, एकदम रट मार लो, 5.5
5, ठीक है। अगर पीएचडी कर रहे हो तो 8 पॉइंट, अगर 4 वर्ष का बैचलर कर रहे हो तो 6.5। तो खूब ऐसे याद कर लो सब लोग, ठीक है। तो जरा देखो यहाँ पे पीएचडी करोगे तो 8 पॉइंट मिलेगा, अगर आप 4 ईयर का कर रहे हो तो 6 पॉइंट मिलेगा, अगर 3 ईयर का कर रहे हो तो 5.5 है, 2 ईयर है तो देखो यहाँ पे 2 ईयर है तो 5 पॉइंट है, 1 ईयर है तो 4.5 है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, यहां से कई बार सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज स्टेब्लिश इन इंडिया, तो कब हुई थी? गोवा में हुई थी। कब हुई थी? 1556 में हुई थी। एनिमेशन लगाना भूल गया है। तो जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस थी वो कब आई थी? गोवा में 1556 में, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो भाई पहला जो प्रिंटिंग प्रेस था 1556 में गोवा में स्थापित किया गया। इसके बाद 18वीं शताब्दी में कोलकाता, मुंबई, मद्रास में भी प्रेस वगैरह लगाए गए। तो जो सबसे पहला था गोवा में 1556 में आया था। 29 है अरेंज द फॉलोइंग फ्लैगशिप प्रोग्राम क्रोनोलॉजिकली इन द ईयर ऑफ द ईयर कमिटमेंट। देखो ये भी सवाल कि एनटीए ने क्या किया है, इसको नॉट कंसीडर किया है, तो मूल्यांकन से इसको बाहर कर दिया है, ठीक है। नॉट कंसीडर कैंसिल कर दिया है, तो इसको भी जाने दो, ठीक है। नेक्स्ट ऑन है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दूरदर्शन इन इंडिया एट द अर्ली स्टेज। दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका जो उद्देश्य था भाई एजुकेशन एंड अवेयरनेस एमंग द रूरल पॉपुलेशन, क्योंकि रूरल पॉपुलेशन में स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं थी, या तो स्कूल बहुत दूर दूर थे। तो उस समय रूरल पॉपुलेशन में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए दूरदर्शन की शुरुआत की गई थी। उस समय इसका मोटिव यही था, ठीक है। उस समय इसका मोटिव यही था कि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों तक भाई शिक्षा को पहुंचाना ही इसका काम था। यूजीसी एंड प्लेगरिज्म एज पर रेगुलेशन 2018 फैकल्टी मेंबर विल बी डिनाइड 2 सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट। मतलब कि अगर आप प्लेगरिज्म कर रहे हो 2018 के तहत तो 2 साल का सक्सेसिव इंक्रीमेंट कब रोका जाता है? जब आप 60% से ज्यादा की प्लेगरिज्म करते हो। मतलब कि 76 वाला सवाल मतलब कि 62% और 76, सी डी ही इसका राइट आंसर होगा। कई बार मैंने इसको बतलाया है आपको। देखिए जरा, ये 4 लेवल होते हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जब आप लेवल 3 की गलती करते हो, एबव 60% सिमिलरिटीज हो जाती है, तो जो आपके सुपरवाइजर होते हैं उनके 2 एनुअल इंक्रीमेंट्स रोक दिए जाते हैं। तो ठीक है, बाकी इसको तो पिछले वाले में बताया गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। देखिए अप टू 40 to 60 है, यहाँ 60 से ऊपर जब जाएंगे तो डिनाइड राइट टू सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट, जो सुपरवाइजर होगा उसका 2 एनुअल इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा, ठीक है। 60% के ऊपर सिमिलरिटीज आएंगी। अब देखो ये जो सीरीज है बहुत सरल है, सिंपल है। आप मैं बता दे रहा हूं, इसका भी समय बहुत ज्यादा ले लिया हूं इसके पहले। अब देखो ये देखो Q है और ये देखो R है, तो +1 और -1 की सीरीज चल रही है, +1 और -1 की सीरीज चल रही है। मतलब कि देखो एक को दिखा देता हूं, QUAKE, ठीक है। और यहाँ पे देखो R है, T है, B है, J है, F है। देखो Q है तो +1 हुआ तो R हुआ, ठीक है। और U है तो TU होता है, तो -1 हुआ तो A है, तो +1 हुआ तो B आया। अब J है तो -1 हुआ तो K हो गया, ठीक है। अब E है तो +1 हुआ, F हो गया। इसी प्रकार इसको आप देख लीजिएगा, आराम से ऐसे सवालों को हल कर लेंगे। आंसर आएगा A का तीसरा, B का चौथा, C का पहला और D का दूसरा, ठीक है। 33 नंबर है आइडेंटिफाई द लॉजिक एरर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फोर्ड कार्स आर द लेमन्स, आई हैव टू एंड दे हैव ऑलवेज, मतलब टर्मिनेटेड। कहने का मतलब है कि मैंने 2 फोर्ड कार ली और दोनों ने मुझे कष्ट ही दिया। तो आप इसको क्या कहोगे? आप इसको क्या कहोगे? ये है अनकंसिडर्ड जनरलाइजेशन। इसका मतलब है ये है कि ये हैस्टी जनरलाइजेशन का केस होता है। मतलब कि जल्दबाजी में जब हम कोई जनरलाइजेशन कर देते हैं तो वहां पे अनकंसिडर्ड जनरलाइजेशन हो जाता है, हैस्टी जनरलाइजेशन हो जाता है। कहने का मतलब है कि केवल 2 फोर्ड की कार को देखकर, केवल 2 फोर्ड कंपनी की कार को देखकर हम कह रहे हैं कि जो फोर्ड की कार होती हैं वो सब खराब होती हैं, ठीक है। तो हम दो को देखकर सबको जनरलाइज्ड कर दे रहे हैं, इसी को हैस्टी जनरलाइजेशन कहा जाता है या अनकंसिडर्ड जनरलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर है डी वाला विकल्प इसका राइट आंसर। इस पे सब टिक नहीं लगा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीन बाय एक्सेप्टेंसी, मतलब कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटेंस मीनिंग रिलेशनशिप, ठीक है। सेंटेंस मीनिंग रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो एक्सेप्टेंसी का जो मतलब होता है वो होता है एस्पायरेशन, इंप्लिसिट नॉलेज को लेके कंफ्यूजन,
में मत पढ़िएगा, ठीक है। अगर आप सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, सेंटेंस मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो एस्पायरेशन इसका राइट आकांक्षा इसी का मतलब होगा ना, हाँ बी 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 तो यही है, ठीक है। हाँ तो इसका मतलब होगा एस्पायरेशन। तो एक्सेप्टेंसी अगर सेंटेंस मीनिंग के आप अर्थ में देखेंगे तो राइट आंसर जो होगा वो एस्पायरेशन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल मिशन कम अंडर द नेशनल क्लाइमेट चेंज, ठीक है। कुल 8 नेशनल मिशन है NAPCC, ठीक है। अब इसको PMCC या कुछ और NAPCC के नाम से जाना जाता था, अब इसको इस तरह में कन्वर्ट कर लिया गया, एक वर्ड कोई और है, ठीक है। तो देखो नेशनल सोलर मिशन है, ठीक है, नेशनल वाटर मिशन है, ठीक है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इसमें नहीं है, बाकी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है और नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट है। तो सी जिसमें नहीं है वही आपका जवाब है, तो DEAB इसका राइट आंसर होगा, डी वाला विकल्प इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC जो कि इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, 30 जून 2008 को ये लाया गया था। इसके 8 की मिशन है जिसमें सोलर एनर्जी, एनर्जी इफिशियंसी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वाटर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कवर एक्सपेंशन एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन और प्रमोट इको फ्रेंडली, मतलब हाइड्रोजन नहीं आता है बाकी सभी आते हैं, हाइड्रोजन नहीं आता है बाकी सभी आते हैं, ठीक है। और NAPCC को देखेंगे, इसके 8 मुख्य मिशन है, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता संवर्धन, सतत विकास आवास, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने का मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत मिशन, जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, ठीक है। तो ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो अब NAPCC को PMCCC के नाम से जाना जाता है या इसी के माध्यम से इसको समन्वित किया जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन वाला नहीं है, बाकी सबके सब हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, अरेंज द फॉलोइंग कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटीज A to E करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट कैपेसिटी। 1 के बराबर 1 के मतलब 1 KB बराबर 1024 बाइट को बतलाया गया। देखिए ये इतना छोटा डाटा दिया गया है, इसको याद रखना पाना तो मुश्किल है। अब इसमें तो थोड़ा सा आपको तर्क लगाना पड़ेगा। देखो ये 1 टेराबाइट है, इन सब में सबसे बड़ी यूनिट है। अब देखो यहाँ पे जरा देखो, ये है बाइट, सीधे बाइट में ही कन्वर्जन है, यहाँ पे बाइट में कन्वर्जन के लिए बोला ही है। यहाँ पे देखो मेगाबाइट है, यहाँ पे किलोबाइट है, यहाँ पे मेगाबाइट है और यहाँ पे किलोबाइट है। देखो अच्छा ई वाला ऑप्शन यहाँ पर भी ई, डी के बाद ई यहाँ पर भी है, 100 गीगाबाइट्स है, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ी जो यूनिट है 1 टेराबाइट है। 1 टेराबाइट में 1024 बाइट होता है, 1024 GB होता है। 1 टेराबाइट में 1024 TB और GB होता है। तो सबसे जो बड़ी यूनिट होगी वो C वाली ही यूनिट बनेगी। देखिए ये ऐसा है, सबको बाइट्स में कन्वर्जन बोला है, तो 1 KB में होता है 1024 बाइट, ठीक है। तो अब इतना सबको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कर नहीं पाओगे, बहुत बड़ा होगा, इसीलिए उसने क्लू रखा है, क्लू को पकड़ना है। तो 1 TB सबसे बड़ी यूनिट है, यहाँ पे 100 GB तो दिया है इसने, लेकिन सबसे बड़ी कौन होगी? 1 TB में तो होता है 1024 GB, तो सबसे बड़ी यूनिट C वाली हो जाएगी। और जैसे ही C वाली आप पकड़ोगे इसका राइट आंसर D हो जाएगा, ठीक है। सबको करने की कोई आवश्यकता नहीं, इतना बड़ा गुणा कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो बस इल्यूमिनेट करने का प्रयास करो, इल्यूमिनेशन देखो कहां से इसको हम डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, सबसे बड़ी यूनिट 1 TB ही होगी। तो 1 TB क्लियर होने से आपका पूरा आंसर ही क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। बाकी ये डाटा यहाँ पे दे दिया है, भाई पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, बहुत बड़ा बड़ा डाटा है। ये तो पूछा जाता है, इस स्लाइड को आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। ये स्लाइड भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। ये स्लाइड भी लगभग वही डाटा है। ये वाला डाटा कई टाइम आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि जो 1 किलोबाइट है तो वो कितने बाइट के बराबर है, दे देगा 2 घाते 10, 20, 30, 40 ऐसे दे देगा। तो कई बार इसको पढ़ाया है, यहाँ पे पढ़ाने का समय तो है नहीं, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। Who among the following recommendation affiliation with the external autonomous research organization of the university? करा निम्नलिखित में से किसने विश्वविद्यालयों के बाह्य स्वायत्त अनुसंधान संगठनों के साथ संलग्नता करने की सिफारिश की थी?
तो वो जो सिफारिश की थी एजुकेशन कमीशन ने की थी, इन्होंने कहा कि भाई जो विश्वविद्यालय हैं उनको क्या किया जाए, उनको ऑटोनोमस बनाया जाए, प्लस जो रिसर्च के ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च के संगठन है, उनके साथ उनके संबंध बनाया जाए, जैसे जो विश्वविद्यालय हैं उनमें रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके, इनहेंस किया जा सके रिसर्च की क्वालिटी को, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज को बढ़ावा दिया जा सके, एकेडमिक रिसर्च से नेशनल डेवलपमेंट के गोल को अलाइन किया जा सके। ठीक है, तो ये जो बातें बोली गई थी वो शिक्षा एजुकेशन कमीशन में बोली गई थी। एजुकेशन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डीसी कोठारी साहब, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखो 39 नंबर है, क्रॉस द मैच के सवाल है, शोध सिंधु, ई यंत्र, ई स्कॉलर और ई कल्प। ठीक है, देखो सिंपल है, ई शोध सिंधु जो है सब्सक्रिप्शन बेस्ड स्कॉलरी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, ई यंत्र जो है रोबोटिक्स आउटरीच आईआईटी बॉम्बे द्वारा बनाया गया था। ई जो स्कॉलर है वो एक्सपर्ट डेटाबेस होता है जिसमें एक नेशनल रिसर्च नेटवर्क तैयार करता है, जिसमें स्कॉलर्स का नेटवर्क होता है। ठीक है, और जो ई कल्प होता है वो डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट तैयार करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका थर्ड वाला। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा थर्ड वाला। बाकी जो शोध सिंधु है आपने देखा ही सब्सक्रिप्शन बेस्ड एक्सेस देता है, ई बुक, ई कंटेंट, ई जर्नल्स वगैरह बहुत आसानी से उपलब्ध करा देता है। ई यंत्र क्या है, एक रोबोटिक्स आउटरीच प्रोजेक्ट है जो कि डेवलप किया गया था आईआईटी बॉम्बे द्वारा। ठीक है, ई स्कॉलर क्या है, एक्सपर्ट बेस्ड डेटाबेस है जिसमें नेशनल रिसर्च नेटवर्क बनाया गया है, जिसमें ज्यादातर स्कॉलर्स एक जगह कनेक्ट होकर एक दूसरे की मदद किया करते हैं। जो ई कल्प है वो डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट तैयार करता है, जहां पर मतलब कि आभासी कक्षा जिसको तो आप वर्चुअल क्लासरूम बोलते हैं, वर्चुअल क्लासरूम को समर्थन करने के लिए ई कल्प को तैयार किया गया है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 40 है, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात की गई है कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। क्लाउड कंप्यूटिंग की मैंने की कॉन्सेप्ट सीरीज में लेक्चर लिया है मैंने। द डेटा फाइल्स ऑफ कस्टमर्स स्टोर्ड ऑन द क्लाउड कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम डिवाइस एनीवेयर इन द वर्ल्ड एट द एनी टाइम सब्जेक्ट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द इंटरनेट। ये बात तो सही है कि आप भाई आपको किसी भी प्रकार के स्टोरेज की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, वहां से आप सारी सुविधाएं एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंटरनेट होना चाहिए। कस्टमर्स डू नॉट नीड टू यूज एन एक्सटर्नल स्टोरेज, नहीं चाहिए भाई एक्सटर्नल स्टोरेज। सेम कंप्यूटर टू स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन, अगर इंटरनेट है तो आप इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करके, रिसोर्सेज को भी रिट्रीव करके काम कर सकते हो। ठीक है, इफ द कस्टमर्स हैव अ लो इंटरनेट कनेक्शन दे डू नॉट फेस द एनी प्रॉब्लम, नहीं भैया फेस तो कंफर्म करेगा, तो फेस तो कंफर्म करेगा। क्लाउड स्टोरेज इज टाइपली प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, जो क्लाउड स्टोरेज होता है वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। तो सी वाले को छोड़ के ए बी डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। भाई इंटरनेट अगर कमजोर है तो तुम भाई जो क्लाउड के डेटाज है उसको एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये वाई नहीं है, यू है। ठीक है, ध्यान रखना, यू है, क्लाउड है। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है भाई, स्टोरेज प्रोसेसिंग नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर मान लो आपको इंटरनेट के माध्यम से प्रदान किया कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसकी मुख्य सेवाएं क्या है, आज है, पास है और सास है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस है, मतलब एक इन्वायरमेंट तैयार करता है जहां पर मतलब की चीजें तैयार की जा सके। ठीक है, और जो आपका पास है बेसिकली डेवलपर्स के लिए, जो पास है इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस है, मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करता है जहां पे डेवलपर्स काम कर सकें, ऐसे जान लो। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म एज सर्विस है, यहाँ पे गूगल ऐप इंजन, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर वगैरह बनाए जाते हैं। और जो सास है वो सॉफ्टवेयर एज सर्विस है, उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर मिलता है, जैसे गूगल डॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, 365 हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब आपके सास के उदाहरण है। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली 3 प्रकार की सर्विसेज होती है, आस, पास एंड सास। ठीक है, अब भाई इसका लाभ क्या है भाई, कम पैसे में स्केलेबिलिटी होती है, सुलभता होती है, बैकअप रिकवरी होती है, सुरक्षा भी होती है। ठीक है, बाकी प्रोवाइडर्स कौन है, अमेजॉन वेब सर्विस का नाम सुने होंगे, AWS का, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, IBM का क्लाउड है, ओरेकल का क्लाउड है, इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन पैसा लेते हैं, फ्री में नहीं देते हैं क्लाउड अपने। ठीक है, अब है द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिक्वायर्ड फॉर द मृदा को संतृप्त करने के लिए आवश्यक वर्षा की मात्रा क्या कहलाती है। तो मृदा को संतृप्त करने के लिए जो आवश्यक वर्षा की मात्रा होती है वो मृदा नमी न्यूनता कहलाती है, या कहा जाता है इसको सॉइल मॉइस्चर डिफिशियंसी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर तीसरा है। मृदा की नमी की कमी का अर्थ क्या है भाई, पानी की वो मात्रा जो मिट्टी को उसकी अधिकतम जल धारण क्षमता तक पहुंचाने के लिए आवश्यक होती है। जैसे मान लो मिट्टी क्या है, सूख गई है,
तो मिट्टी जब इसमें नमी जाएगी, पानी इसमें जाएगा, तो पानी की वह मात्रा जो इस मिट्टी की जल धारण क्षमता तक पहुंचा देती है, उसी को हम बोलते हैं सॉइल मॉइस्चर डिफिशियंसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो सॉइल मॉइस्चर डिफिशियंसी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन नंबर 42 है, मैच द कॉलम के सवाल है। देखिए यहाँ पे क्रेडिट है, क्रेडिट पॉइंट है, एकेडमिक ईयर है और सिलेबस है। ठीक है, एकेडमिक ईयर है, क्रेडिट पॉइंट है, क्रेडिट है और सिलेबस है। तो एकेडमिक ईयर क्या होगा? एकेडमिक ईयर भाई मतलब कि आपका ऑड एंड इवन सेमेस्टर में तोड़ दिया गया है। तो ऑड एंड इवन सेमेस्टर कहाँ है? 2 सक्सेसिव ऑड एंड इवन, तो इसका तो थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्रेडिट पॉइंट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट पॉइंट जब ग्रेड पॉइंट और क्रेडिट नंबर को जोड़ दिया जाता है तो क्रेडिट पॉइंट बनता है। तो बी का चौथा हो जाएगा, ए का थर्ड और बी का चौथा, ए का थर्ड और बी का चौथा, किसी में है नहीं है। अब देखो बाकी बच रहा है कौन? क्रेडिट बच रहा है और सिलेबस बच रहा है। ठीक है, द यूनिट फ्रॉम विच कोर्स वर्क इज मेजर्ड द डिफाइंस एज द रिक्वायर्ड टीचिंग हावर्स एज पर वीक। देखो क्रेडिट का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पर वीक डिफाइन कर दिया जाता है। ठीक है, और सिलेबस का क्या होगा? डी का सेकंड हो जाएगा। तो इसका जो बी वाला विकल्प होगा वो राइट आंसर बन जाएगा। सिलेबस का मतलब क्या है? जो चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं, जो चीजें आपको टॉट की जाती हैं, ठीक है, तो वो क्या है? आपका सिलेबस का निर्धारण करता है। तो एकेडमिक ईयर 2 सक्सेसिव हाफ ईयर में कन्वर्ट कर दिया गया। क्रेडिट पॉइंट मतलब ग्रेड पॉइंट एंड क्रेडिट नंबर को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रेडिट का मतलब क्या है कि पूरे वीक को वो क्रेडिट मतलब हावर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। उस हावर के आधार पे क्रेडिट का निर्धारण किया गया है। ठीक है, और सिलेबस का मतलब है कि जो चीजें आप, जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, तो सेकंड वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यही है। देखो क्रेडिट पॉइंट की बात कर रहा था ना, क्रेडिट पॉइंट ये है भाई। देखो क्रेडिट लेवल इतना है और आपका क्या है? क्रेडिट अर्न कितना हुआ? तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हो तो ये 320 मिल जाता है। ठीक है, चलो ये कम्युनिकेशन है और पब्लिक कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। एफएम क्या है? एफएम को किधर ले जाओगे? रेडियो मिर्ची की तरफ ले जाओगे तो 3 नंबर, न्यूज़पेपर की तरफ ले जाओगे, द ट्रिब्यून की तरफ ले जाओगे ना, हाँ यही तो जाएगा, द ट्रिब्यून की तरफ। न्यूज़पेपर फर्स्ट हो जाएगा। टीवी चैनल्स कौन से हैं? ओहो, अच्छा चलो इंटरनेट की तरफ चलो। इंटरनेट का मतलब rediff.com पे चलो, सेकंड पे चलो। इन टीवी चैनल मतलब सीएनबीसी फोर्थ की तरफ चलो। देखो ए का कौन सा होगा? ए का तीसरा, ए का तीसरा, बी का पहला, ए का तीसरा, बी का पहला, और किसी में है नहीं, तो सेकंड वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको इल्यूमिनेशन करके चीजों को करना होगा, तभी इससे पार पाओगे बच्चा। नेक्स्ट ऑन है क्वेश्चन नंबर 44 है। देखो ये सवाल तो पीछा ही नहीं छोड़ता है, हर बार आता है, हर पेपर में आता है। जैसे देखो अब नॉमिनल है तो, और ऑर्डिनल है, इंटरवल है, रेशियो है। रेशियो में क्या है कि हाइट चाहिए, हाइट 0 भी हो सकती है तो रेशियो 0 वाला हो सकता है। इंटरवल में क्या चाहिए? इंटरवल में ईयर ऑफ बर्थ आ जाएगा, तो ये 4 हो गया। कई बार इसको पढ़ाएं, हमें लग रहा है जितना सेट पीछे कराएं सब में ये सवाल आया है। ऑर्डिनल पे चलोगे और नॉमिनल पे चलोगे तो ऑर्डिनल का है जो हमको क्या करता है? रैंक करने का मौका देता है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। और हेमेटोलॉजी क्या है? हेमेटोलॉजी आपका ब्लड वाला मामला है, तो ये थर्ड वाले में आ जाएगा। ठीक है, तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ये वाला राइट आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को आपको इल्यूमिनेट करके पहुंचना है आंसर तक। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब की सब चीजें आपको आए, लेकिन अगर आप इल्यूमिनेट कर पा रहे हो तो कई टाइम होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सवाल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 45 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। कंप्रीहेंशन तो इंक्लूड होता नहीं है, तो फैक्टर्स ऑफ हियरिंग, सुनने के क्या फैक्टर हो सकते हैं? किसी को सुनने के अगर तुम हमको सुनना चाहते हो या हमसे पढ़ना चाहते हो तो उसके क्या क्या काम? जैसे नरेंद्र मोदी आते हैं, मान लो नरेंद्र मोदी बनारस में आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जुट जाते हैं। तो वहां पे जुटने का कारण क्या है भाई? एक तो सेल्फ इंटरेस्ट होगा, सेल्फ इंटरेस्ट होगा। दूसरा स्पीकर के ऊपर भी बात मायने रखे कि भाई कौन आ रहा है, कितना अच्छा बोलता है, ये भी होगा। दूसरा जो कौन आ रहा है, स्पीकर कौन है, दूसरा उसकी स्पीच स्टाइल कैसी है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हियरिंग निर्भर करेगी। तो सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए, स्पीकर कौन है ये भी मायने रखता है। अभी कोई गांव का नेता जाएगा तो 10 लोग नहीं इकट्ठा होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी आएंगे, अमित शाह आएंगे, राहुल गांधी जाएंगे, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो पहला तो ये है भाई सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर राजनीति में इंटरेस्ट लेते हो तो भाई जाओगे। अब देखोगे स्पीकर कौन है, राहुल गांधी आ रहे हैं तो भाग के जाओगे। ठीक है, अब नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो भाग के जाओगे। तो स्पीकर का भी प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर, कहने का मतलब ये है। और स्पीच स्टाइल अगर वो बहुत अच्छा बोलता है तो भी आप उसके कारण खींचे जाओगे। तो 3 A B D इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ये 45 था। तो हमने देखा सेल्फ इंटरेस्ट, स्पीकर एंड स्पीच स्टाइल, ये फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण से आप हियरिंग करते हो, सुनने के ये कारक हो सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज मैं काफी जल्दी किया क्या?
पूरे 45 क्वेश्चन हमने कवर किए। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। लेकिन अगर आप एक फ्लो में देखेंगे, फर्स्ट से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवन तक आएंगे तो आप हमको ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। फर्स्ट टाइम सीधे यही वीडियो देखोगे तो हो सकता है पढ़ाते वक्त बहुत सारी चीजें, टीचर क्या करता है जब वो रोज पढ़ा रहा है तो सोचता है कि इतनी चीजें तो बताया हूं, बच्चा समझता होगा, ठीक है, तो उतनी चीजें वो छोड़ करके चल जाता है। जो रेगुलर बच्चे होंगे उनको तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो रेगुलर नहीं होंगे तो हो सकता है कि उनको ऐसा लगे कि अरे ये कैसे कर दिए सर। तो ये चीजें आपके साथ हो सकती है। अगर एक रिदम के साथ एक साथ चलेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत फ्रूटफुल होगा, आपके एग्जामिनेशन में बहुत सहायता देगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।